अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं हसन अंसारी और आप देख रहे हैं पेरेंटिंग ऑनलाइन, पाकिस्तान का सबसे पहला और वाहिद पेरेंटिंग का लाइव शो। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उन पेरेंट्स के बारे में जो ऑटिस्टिक किड्स के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, ऑटिज़म एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि अब थोड़ा सा आम होता जा रहा है क्योंकि इसकी अवेयरनेस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अब हो रही है, लेकिन बात वही है कि अगर हम रिसर्च के बारे में बात करें तो 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म के स्पेक्ट्रम में इस वक्त मौजूद है। लेकिन अगर हम साउथ एशिया के रिसर्च के हिसाब से, फैक्ट्स एंड फिगर्स के हिसाब से बात करें तो क्योंकि अंडर डायग्नोस्ड है, ज़्यादातर डायग्नोस ही नहीं होते क्योंकि हम डिनाइल मोड में इतना होते हैं या फिर हमें वो साइंस पता नहीं होता या हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं वो रेफ़र नहीं करते, तो उसकी वजह से हमारे पास एज ऑफ पाकिस्तान या एज ऑफ साउथ एशिया प्रॉपर फैक्ट्स नहीं हैं। अब साइंस जो है इसके वो तो गूगल पे भी मिल जाएंगे आपको, दूसरे डॉक्टर्स भी बता देते हैं आपको कि आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, डेवलपमेंट थोड़ी स्लो हो रही है, स्पीच डिले हो रहा है, बात कर रहे हैं या नाम ले रहे हैं तो वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, और इस टाइप के बहुत सारे मामलात होते हैं। ये अपनी दुनिया के अंदर ही गुम है। अब उसके बियॉन्ड थोड़ी सी हमने बात करनी है जो कि आज तक नहीं हुई। अब वही वाली बात है, ये बीमारी नहीं है, ये एक डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट अगर आप कर लें, न्यूरो डेवलपमेंट अगर आप कर लें तो ये वो है। इसको समझने की हमें ज़रूरत है, इसको हमें केटर करने की ज़रूरत है, इसको हमें ठीक करने की ज़रूरत नहीं, हमें अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है, हमारे सोसाइटी को ठीक करने की ज़रूरत है, हमारी कम्युनिटी को ठीक करने की ज़रूरत है। आज की जो हमारी गेस्ट हैं इस टॉपिक पर बात करने जो आई हैं वो माशाल्लाह से बहुत दो खूबसूरत बच्चे हैं, इनके दोनों को ऑटिस्टिक है, लेकिन जैसे इनको पता चला इन्होंने फौरी अब्रॉड गई और अब्रॉड जाके बच्चों की एजुकेशन के लिए भी और अपनी एजुकेशन के लिए भी बाहर गई। जब वहाँ गई तो इन्होंने ये देखा कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो इन्वायरमेंट है उसकी कमी है बच्चों के लिए। जो खेलने कूदने की जगहें हैं या उनको जो सिक्योर इन्वायरमेंट चाहिए होता है, जो सेफ़ इन्वायरमेंट चाहिए होता है, वो कमी है, और ये पूरी दुनिया की बात हो रही है और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। लेकिन वही वाली बात है, इनको वतन से बहुत मोहब्बत, ये फिर वहाँ से फ्लाई करके वापस आई और जब इन्होंने सब चीज़ें सीखी, इन्होंने सब चीज़ें देखी और पूरा एनवायरनमेंट का एक्सपोजर लिया, सब चीज़ें इन्होंने वहाँ से इनपुट लेके फिर यहाँ पे आउटपुट कर रही हैं। कैसे कर रही हैं? बहुत बेहतरीन सा एक फनक्लूजन के नाम से इनका एक सेंटर है जिसके अंदर बिलाशुबा एक ऐसा इदारा है, एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे हर बच्चा फ्रीडम के साथ जो करना चाहे बगैर किसी जजमेंट के, बगैर किसी रुकम टाकी के वो कर सकता है। और साथ साथ ये स्पेशल नीड्स कंसल्टेंट भी हैं और स्पेशल नीड्स एजुकेशन पे भी ये काम कर रही हैं कि हम उनको किस तरह से उनकी पढ़ाई करें, हम उनको किस तरह से गाइड करें, किस तरह से टीच करें, और जो पेरेंट्स हैं हम उनको किस तरह से केटर करें या काउंसल करें। बिलाशुबा इस वक्त माशाल्लाह से बहुत वोकल हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से बात करी। इनका नाम है डॉक्टर माहीन नूरानी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जिस तरह से मैंने इंट्रो के अंदर कहा है ऑटिज्म के बारे में, अब तो माशाल्लाह से ये लफ्ज़ जो है वो बहुत आम होता जा रहा है, विच इज़ गुड, बट वही वाली बात है कि इसके बियॉन्ड बातें नहीं हो रही हैं। अब मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आपका एक्सपीरियंस है फर्स्ट हैंड एज अ पेरेंट, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ज़रा ये बताएं कि जब किसी पेरेंट को पता चलता है कि उनका बच्चा ऑटिज्म में है, ऑटिस्टिक है, तो उस वक्त क्या दुनिया टूट जाती है, आप सिमट जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, और उस वक्त के जो इमोशंस होते हैं आप उसको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, ये बताएं। ये सारा कुछ होता है और सिर्फ एक दिन या एक वक्त के लिए नहीं होता, चलता चला जाता है। पहले जैसे हम कहते हैं डिफरेंट स्टेजेस आते हैं, तो पहले तो आप शॉक में होते हैं, आपको समझ नहीं आता, डिनाइल में होते हैं, फिर आप शॉक में होते हैं, फिर आप ग्रीफ में होते हैं कि आपको तो होता है कि अब मेरी ज़िंदगी क्या होगी, इसकी ज़िंदगी क्या होगी, फिर आपको गुस्सा भी आता है कि मेरे साथ क्यों हुआ, फिर आपको परेशानी भी होती है कि अब क्या होगा। फिर आई थिंक इन पेरेंट्स का सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि हमारे बाद क्या होगा इन बच्चों का, जो कि जिसका जवाब नहीं है मेरे पास, लेकिन सबसे बड़ी फिक्र ये होती है कि अच्छा ठीक है, हम जब नहीं रहेंगे तब इनको कौन देखेगा, कौन इनका ख्याल रखेगा। तो ये बहुत इतनी छोटी जर्नी नहीं है, काफ़ी लंबी जर्नी है और चलती चली जाती है, और डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट टाइम पे आपको डिफरेंट इमोशंस फील करते हैं। जाहिर है कभी उदासी होती है, कभी खुशी भी होती है, खुशी के बहुत सारे मौके आते हैं जब बच्चा बोल देता है या खेल रहे होते हैं या कोई शरारत भी करते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ करते हैं, तो वो भी होता है। हर किस्म के इमोशंस होते हैं, बस आपको याद दिलाना पड़ता है अपने आप को बार बार कि ये है। और एक्सेप्टेंस मैं कहती रहती हूँ, एक्सेप्टेंस सबसे ज़रूरी चीज़ है। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आप कह रहे हैं कि हाँ मेरे बच्चे को ऑटिज्म है,
मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अब ठीक है थेरेपी करानी है। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि आपने उसको उसी तरह एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है ये डिफरेंसेस हैं मेरे बच्चे में और ये रहेंगे, बेहतर हो जाएंगे, लेकिन एकदम से ये बच्चा दूसरे बच्चों की तरह नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह आपने कहा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, तो वो ब्रेन जो है वो डिफरेंट तरीके से फॉर्म हुई होती है। जब उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट फॉर्म होता है तो वो दोबारा से नहीं बन सकता। सही है। तो वो डिफरेंसेस होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही गिव अप कर दें उस बच्चे पे। ठीक। तो बहुत सारी चीज़ें आती है जाती हैं, रोज़ आप सीखते हैं, मैं अभी तक सीख रही हूँ अपने बच्चों से, दूसरे बच्चों से, तो रोज़ कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये वाली बात भी होती है कि जिस तरह से आपको पता चल गया और आपने बताया जिस तरह से शैटर हो जाती है पूरी दुनिया, ऑब्वियसली सब चीज़ें, आपका जो एसेट है वो आपका बच्चा ही होता है। जब बच्चे के साथ आगे पीछे कुछ चीज़ें हो, छोटी भी चीज़ हो, तो इंसान थोड़ा सा शैटर हो जाता है, और वही वाली बात है कि एक्सेप्टेंस बहुत आगे जाके मिलती है। लेकिन एक और भी चीज़ होती है कि इंसान ये भी सोचता है कि मेरी वजह से शायद ये हुआ है, मैंने कुछ चीज़ ऐसी कर ली है जिसकी वजह से बच्चा जो है वो ऑटिज्म का शिकार है। तो इसमें पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि इस ग्रीफ से बाहर निकले? इसमें पेरेंट्स को बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मैंने एक सेकंड को भी ऐसा नहीं सोचा। हमें इसका कॉज नहीं पता, जिस तरह कैंसर का कॉज नहीं पता, आप नहीं कह सकते कि कैंसर किस वजह से हुआ है। लोग कहते हैं थ्रोट कैंसर हो जाता है लोगों को जिन्होंने कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, तो आपको नहीं पता कि कॉज क्या है। जब इसी तरह ऑटिज्म का कॉज नहीं पता, हम जनरली ये कहते हैं कि भाई एनवायरनमेंट है, जेनेटिक्स है, आ सकता है फैमिली से, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो आप अपने आप को ब्लेम करें या फैमिली को ब्लेम करें या अपने स्पाउस को ब्लेम करें, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो डिटरमिनेंट नहीं है, दूसरा ये कि जो होना था वो तो हो गया, अब उसको तो कुछ नहीं कर सकते। अब आगे क्या करना है, इसको आगे कैसे लेके चलना है, उस पर फोकस करें। सो आई थिंक इस चीज़ पे इतना ज़्यादा वो डालना, इतना जोर नहीं डालना चाहिए कि कैसे हुआ क्या हुआ। एंड मैं ये भी बता दूं, मेरे एग्जाम्पल में, मैं लिविंग एग्जाम्पल हूँ कि जेनेटिक टेस्टिंग पहले बेटे के बाद पता था ऑटिस्टिक है, जेनेटिक टेस्टिंग कराई, उससे पता चल जाता है कि कितने चांसेस अगर जीन्स में है कि नहीं है। हमारी, मेरे और मेरे हस्बैंड की जेनेटिक टेस्टिंग क्लियर आई थी। अच्छा जी, लेकिन फिर भी सेकंड बेटा जो है उसको भी हुआ ऑटिज्म, तो ऐसा भी होता है। तो वजह नहीं पता। ठीक है, वजह वही वाली बात है, फिर कुदरत का है बिल्कुल सब चीज़। अच्छा ये भी ज़रा बताएं कि इसमें एक और भी इशू होता है, क्योंकि आप कंसल्टेंट भी हैं, आप कंसल्ट भी कर रही होती हैं, इसमें कपल्स के अंदर भी इख्तलाफ होने शुरू हो जाते हैं, कपल्स थोड़ा से डिप्रेस हो जाते हैं, दोनों स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, या फिर कपल्स एक दूसरे को पॉइंट आउट भी करते हैं। तो इसमें कपल्स को एक साथ मिलकर काम करना कितना ज़रूरी होता है बच्चे के लिए? बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होता है क्योंकि आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। हमारे अक्सर स्पेशली हमारे कल्चर में होता है कि आपको पता होता है अच्छा अब ये बड़े होंगे, पढ़ेंगे, स्कूल में जाएंगे, इधर यूनिवर्सिटी जाएंगे, ये बनेंगे, फिर शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, पूरा आपका एक सेट होता है कि कहाँ पढ़ाना है, क्या कराना है। तो जब एकदम से ऐसी चीज़ आती है जब आपने प्लान नहीं किया हुआ और पूरी आपकी दुनिया जो, अब आप सोच रहे हैं कि अच्छा अब क्या करना है, अब तो मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं कि ऑप्शन क्या है मेरे पास। तो वो बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट और डिस्टर्बिंग टाइम होता है, बिकॉज आपको कुछ पता ही नहीं उसके बारे में। मुझे भी नहीं पता था। तो मैं पहले बेटे का जब मुझे पता चला कि शायद ऑटिज्म है, सिम्टम्स हैं, मुझे पता भी नहीं था ऑटिज्म क्या होता है, तो मैं पूछ रही होती थी डॉक्टर से, और वो क्योंकि उस वक्त डायग्नोज नहीं किया था तो वो ऑटिज्म का वर्ड नहीं यूज कर रहे थे, और मैं उनसे लड़ती थी कि मुझे बताएं है क्या। तो वो कहते थे आप अपने बच्चे को लेबल करना चाह रही हैं। तो मैं कहती थी नहीं, मैं समझना चाह रही हूँ ताकि मुझे पता चले कि भाई मैं कैसे हेल्प करूँ उसको। तो कपल्स का जाहिर है ये बहुत एक डिफिकल्ट टाइम होता है, बहुत ट्राइंग टाइम होता है। एंड अनफॉर्चुनेटली स्टेटिस्टिक्स अगर हम देखें तो उसमें स्पेशल नीड्स बच्चे के कपल्स जो हैं उनमें डिवोर्स बहुत हाई है। बच्चे की डेथ अगर हो जाए उसमें डिवोर्स रेट बहुत हाई है। तो मुश्किल तो होता है। इसमें ये कि आप अपने आप को आपको थोड़ा सा भूलना पड़ेगा। सो ये आगे जाके जब आपका एक रूटीन बन जाए, कुछ सेटल हो जाए, कुछ एक्सेप्टेंस आ जाए, कुछ आपको समझ आ जाए कि जिंदगी किस तरह से जीनी है, फिर आप अपनी रिलेशनशिप पे काम कर सकते हैं दोबारा। इनिशियली ये है कि आपको सब कुछ भूल के आपकी दुनिया जो है वो बच्चा है, और अगर आप दोनों मिल के उसकी बेहतरी के लिए काम करेंगे बजाय इसके कि आपस में लड़ें और बोलें कि नहीं ये ऐसा है, ये है, वो है, तो आई थिंक सबसे अच्छा वही होगा। मुझे भी जिस टाइम पे पहले बेटे का वो हुआ था तो मतलब फैमिली भी नहीं, जो लोग मिलने जुलने वाले होते कहते नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे है, नहीं तुमने इसको ये कर दिया है, नहीं तुमने स्पॉइल कर दिया है, नहीं कुछ नहीं हुआ तुम ऐसी वो कर रही हो। लेकिन
जब मैं अपने हस्बैंड से बात करती थी तो वो कहते थे नहीं ठीक है जो करना है करो, तुम्हें बाहर जाना है, तुम्हें इधर जाना है, ये टेस्ट कराना है, वो कराना है, जरूर करो, क्योंकि इसमें कोई हर्ज नहीं है, ज्यादा कोई नुकसान नहीं है। तो आई थिंक वो एक सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होती है, बिकॉज आप दोनों को नहीं पता होता कि हो क्या रहा है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आप वही वाली बात, अब जैसे ठीक है आपने जिस तरह से अभी बताया कि कपल्स को एक साथ मिलके ये काम करना है और सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। कपल से अगर हम हट के भी बात करें तो इन लॉज हो गए, अपनी फैमिली हो गए या सोसाइटी हो गए, इनका भी कितना किरदार ज़रूरी है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वही वाली बात है, लोग क्या कहेंगे, लेकिन पता चलता है जब लोग कहते हैं तो फ़र्क तो पड़ता है, अपने आप को भी फ़र्क पड़ता है, बच्चे को भी फ़र्क पड़ता है। तो एज ए सोसाइटी हम इस चीज़ को किस तरह से एम्पावर कर सकते हैं और चीज को किस तरह से डिसॉल्व कर सकते हैं कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए? ये एक बहुत मतलब कोशिश कर रहे हैं हम ये चेंज लाने की, सिर्फ यहाँ नहीं पूरी दुनिया में, क्योंकि डिनाइल में आपको बताऊं सिर्फ यहाँ नहीं, बाहर भी जब मैं काम कर रही थी वहां भी बहुत सारे पेरेंट्स के साथ मैं डील करती थी जो डिनाइल में होते थे। वो टेस्ट नहीं कराना चाहते थे क्योंकि वो कहते थे कि वो डायग्नोसिस आ जाएगा। तो इस तरह की मतलब हर पेरेंट का जाहिर है इंसान है, गुजरता है इन चीज़ों से। जो हमारा सिस्टम है कि हमारी आगे इन लॉज, फैमिली, बहन भाई, खाला, मामू, ये विच आई थिंक इज़ अ ग्रेट सिस्टम, मुझे तो बहुत पसंद है कि ये हम जिस तरह से हम बड़े हुए हैं, सपोर्ट मिल जाती है। उनका बहुत ज़्यादा रोल है, बिकॉज ये एक अकेले माँ का या माँ बाप का काम नहीं है। जाहिर है जो आपने कमाना भी है, काम भी करना है, अब तो माँ बाप दोनों काम कर रहे होते हैं, ऊपर से आपके बच्चे को ज्यादा उसकी नीड ज्यादा है दूसरे बच्चों से, आप दूसरे बच्चे इंडिपेंडेंट समझदार जल्दी हो जाते हैं, इस बच्चे के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो अगर आसपास के लोग या दोस्त या कुछ हेल्प करें तो वो बहुत ज्यादा काउंट करता है, बहुत ज्यादा सपोर्ट होती है। और जरूरी नहीं कि बच्चा संभालने में आप हेल्प करें, कभी आप मतलब सिर्फ बैठ के सुन लें, सुनो बजाय इसके कि आप आगे से कहें कि नहीं ये नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं ऐसे होगा, नहीं ये नहीं, आप बस बैठ के सुन लें, यू नो किसकी बात, माँ की बात कि अच्छा वो अपना दिल हल्का कर रही है, यू नो, या आप बोलें कि अच्छा ठीक है मैं आ गई हूँ, मैं बैठी भी हूँ या मैं बैठा हुआ हूँ, जाओ जाके सो जाओ आधा घंटा अंदर, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। या एक गरम कप चाय का, शुरू शुरू में तो यही हो रहा होता है ना, भाग रहे होते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें भी जो है, या यू नो जिस तरह करते हैं, जब किसी का भी न्यूबॉर्न बेबी होता है तो अक्सर फैमिलीज में नानी या दादी कहती हैं अच्छा ठीक है आप लोग डिनर के लिए चले जाओ, या दावत में कहीं जा रहे हो तो मैं रख लेती हूँ बच्चे को। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें भी बहुत ज्यादा सपोर्ट देती हैं, और इसीलिए मैंने कंक्लूजन शुरू किया था ताकि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे को छोड़ के वहां पे आप जा सकें, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे, जो भी आपका है, लेकिन ये कि आपको वो टाइम मिल जाएगा, चाहे आप जाके कॉफी पिए, चाहे आप गाड़ी में बैठ जाएं थोड़ी देर, चाहे आप यू नो जो भी कर लें। और मेरे पास आते हैं पेरेंट्स जिनको कहीं जाना होता है, कभी किसी फंक्शन में जाना होता है, तो मैं उनके लिए टाइम भी एडजस्ट कर देती हूँ, मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, हम लोग ज्यादा देर ओपन रह जाएंगे, आप जाएं, यू नो किसी इवेंट में जाना है, कुछ करना है। एक पेरेंट्स आए थे मेरे पास, एक कपल आया था, उनको ईद की शॉपिंग पे जाना था, तो उन्होंने कहा कि हम इसको छोड़ दें, कहा बिल्कुल छोड़ दें। तो ना वो उनको थोड़ा सा रिलीफ जो मिल जाता है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी जरा बताइएगा, जिस तरह से भी आपका कंक्लूजन का इदारा है उस पर तो मैं आऊँगा, लेकिन वही वाली बात है कि आपने एक अच्छा माहौल बनाया हुआ है। अच्छा ऐसे माहौल जो है वो लाजमी सी बात है एजुकेशन सेंटर्स या एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के पास भी होना चाहिए कि ऑटिस्टिक किड्स को अलग तरीके से हैंडल करें। अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनली भी अगर हम देखें तो उसका फुकदान है बहुत। तो पाकिस्तान के अंदर हमें किस चीज़ की इस वक्त नीड है ताकि हम ऑटिज्म के जो ऑटिस्टिक किड्स हैं हम उनको सेफली सिक्योरली पढ़ा भी सकें? सबसे ज़्यादा तो समझने की ज़रूरत है, मैं ये कहूँगी कि अपने आप को एजुकेट करने की, टीचर्स को एजुकेट करने की। मैंने भी एक टीचर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट काफ़ी महीनों का किया है गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ, तो उसमें वही कह रहे थे कि जो मेन स्ट्रीम स्कूल्स जो टीचर्स हैं उनको हम सिखा रहे थे कि क्लासरूम को इंक्लूसिव कैसे बनाना है। अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा आता है जिसको कोई किसी किस्म की स्पेशल नीड्स है या नहीं भी हैं, अगर जिस तरह एक बच्चा है जो बहुत ज़्यादा ये लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल होता है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन हाइपर है, ठीक है, वो असल में हाइपर होता नहीं, कभी बच्चे को मूवमेंट चाहिए होती है, कभी बच्चा का इंटरेस्ट नहीं होता, कभी बोर हो रहा होता है या उसका दिमाग तेज चलता है, इस तरह का कुछ ना कुछ होता है, बट हम लोग यूज़ करते हैं हाइपर है। तो उसको किस तरह से डील करना है? अब जरूरी नहीं है वो उस बच्चे को ऑटिज्म हो, आपको दूसरे बच्चों के साथ भी होता है, कुछ बच्चे ज्यादा शरारती होते हैं, किसी को ज्यादा मूवमेंट चाहिए होती है, कुछ जो है वो जरा स्लो होते हैं, वो अपना टाइम लगाते हैं। तो इन सब के लिए आपको सबसे पहले तो एजुकेशन सिस्टम को अपने प्राइवेट एंड पब्लिक उनको समझाना पड़ेगा कि ये है क्या, ये डिफरेंसेस क्या होते हैं। छोटी क्लासेस में टीचर्स को समझाएं कि आपको जो साइंस नजर आते हैं, जो हम वार्निंग साइंस या रेड फ्लैग्स या जिस तरह आप बताए थे कि जो शुरू में सिम्टम्स नजर आते हैं,
वो अगर नजर आए तो किस वक्त आप जाके पेरेंट्स से बात करें, Okay. उसके बाद क्या करना है, क्लासरूम में बेसिक आपने क्या किस तरीके से क्लासरूम होना चाहिए। जब वो एजुकेशन लेवल पे शुरू होगा तो जाहिर है आप पेरेंट्स को भी साथ साथ ऐसे सिखा ही। रहे होंगे, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी में इंशाल्लाह ग्रो करेगा। उम्मीद तो यही है। उम्मीद तो यही है। अच्छा, अब ये भी ज़रूर बता दीजिएगा, वही वाली बात, अब स्कूल्स की अगर हम बात करें तो स्कूल्स के अंदर भी और स्कूल्स के बाहर भी बुलिंग का भी शिकार होते होंगे बच्चे, और वही वाली बात है कि ऐसे बच्चे जो बेचारे खुद अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और पेरेंट्स उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा एनवायरनमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में कोई दूसरा बंदा, थर्ड पर्सन, वो आता है और बुली करके चला जाता है। ऐसे में पेरेंट्स क्या करें और ऐसे में वो ऑटिस्टिक किड क्या करें? तो ऐसे में अगर ये स्कूल में हो रहा है तो ये तो टीचर का काम है बिल्कुल। कि आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली अगर आपको पता है कि उस बच्चे की कोई नीड्स हैं, Okay. या वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, या वो बोल नहीं सकता, या वो रिएक्ट नहीं करता, उसके पास सोशल स्किल्स नहीं है कि दूसरों से आगे पीछे बात करने की, और जरूरी नहीं है वो बच्चा ऑटिस्टिक हो, दूसरे बच्चों के साथ भी होता है। तो उस वक्त तो टीचर्स को इसके साइंस होते हैं जो आपको नजर आएंगे। ठीक है। तो आप सबसे पहले उसको एड्रेस करें, एनवायरनमेंट को देखें, क्योंकि इसको छोड़ देना या कहना कि अच्छा कोई बात नहीं या हो जाएगा, मतलब ये जब बच्चे को जो इफेक्ट करती है चीजें, जो हमें बचपन में जो चीजें इफेक्ट करती हैं वो हमारे साथ रहती हैं पूरी ऐसे ही, जिंदगी, बिल्कुल। और इन बच्चों के साथ ये चीजें बुलिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं, क्योंकि वो आगे से रिएक्ट नहीं कर सकते या नहीं करते। तो उनके लिए तो स्पेशली खास तौर पे ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है। आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, अगर टीचर जाहिर है खुद तो हर जगह नहीं हो सकती, लेकिन वो ये कर सकते हैं कि एक को, जिस तरह हम मॉनिटर बना देते हैं क्लास में, एक को बडी सिस्टम कर देते हैं कि भाई इस हफ्ते ब्रेक में आप जो है इस बच्चे के साथ रहोगे या आपने इस बच्चे के साथ खेलना है, नेक्स्ट वीक कोई दो और होंगे, फिर एक और होगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हैं जिससे आप ध्यान रख सकते हैं। दूसरा ये कि टीचर अगर कोई बिहेवियर, किसी भी किस्म की चेंजेस जो है वो बच्चे में नजर आ जाएंगे कि अगर उसको वो डिस्टर्ब है या कुछ है, तो वो उसके रिएक्शंस या उसकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी, या इस तरह से, या मूड, या वो अगर स्पेशल नीड्स हो सकता है, मतलब कभी कभी टॉयलेटिंग में भी वो हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, तो यू नो घर पे, और वो फिर आप घर में पूछेंगे कि घर में आपने चेंजेस देखे या नहीं, तो उसको ट्रैक करना पड़ता है कि अच्छा किधर क्या क्या हो रहा है, एंड देन फिर जाके आप हर चीज को रूल आउट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि इनके बुली होने के चांसेस बहुत ज्यादा, प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करना पड़ता है बच्चों को। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये वाली बात भी है, प्रॉपर तरीके से अगर पेरेंट जो है वो मॉनिटर कर रहा है और वो टाइम निकाल रहा है, वो इन्वेस्ट कर रहा है, वो एज अ कपल भी इन्वेस्ट कर रहा है, वो मतलब प्रॉपर तरीके से केटर करने की कोशिश करे अपने बच्चे के, और जिस तरह से आपने कहा कि अपने आप को खोना पड़ेगा, अपने बच्चे पे वक्फ करनी पड़ेगी अपनी पूरी जिंदगी। इसमें एक छोटा सा मसला ये भी आता है कि अगर हम हर चीज़ करने शुरू कर दें, एक वक्त आता है कि ब्रेक डाउन आता है, एज अ कपल भी और एज अ इंडिविजुअल भी। अब उस ब्रेकडाउन में आपको क्या करना चाहिए? अच्छा, एक चीज ये कि जो मैंने कहा था कि अपने आप को भूलना पड़ता है और अपने पे बिल्कुल फोकस ना करें, ये वो, और अभी मेंटल हेल्थ का इतना चल रहा है, मेरा मतलब ये था, मैंने आई थिंक पूरी तरह बोला नहीं, कि शुरू के टाइम पे आपको बच्चे को ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, जब पैदा होता है वो ज्यादा टाइम मांगता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम थोड़ा कम होता जाता है, तो शुरू के टाइम पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद ये नहीं कि आप अपने आप को बिल्कुल भूल जाएं, जाहिर है वो तो फिर आपका दिमागी तवाज़ुन खत्म हो जाएगा। और मैं ये गलती कर चुकी हूँ। अच्छा, क्योंकि दो थे, तो मैंने इतना ज्यादा किया, इतना किया कि मेरे पास मतलब एक सेकंड को सांस लेने का टाइम ना हो। और उसके बाद ये हुआ कि बस फिर मैं सबको छोड़ दिया एकदम से, बिल्कुल ही ब्रेक डाउन आ गया। तो अपने आप को, जाहिर है आप इंसान है, आपको अपनी भी केयर करनी पड़ेगी, साथ जो है नॉर्मल चीजें जो हमारे लिए हम कहते हैं, नॉर्मल का लफ्ज अगर इस्तेमाल करते हैं, वो होती हैं। लेकिन शुरू में या कुछ बीच में ऐसे टाइम आएंगे जब ज्यादा ध्यान की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ऐसा भी टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि अच्छा नहीं ये आसान है। बल्कि मुझे इतनी दफा ये लगता है कि मेरे बच्चे जो हैं वो न्यूरोटिपिकल बच्चों से ज्यादा आसान है। अच्छा वो खिलौने नहीं मांग रहे, वो सारा दिन गन नहीं मचा रहे, उनके पीछे पीछे नहीं भागना पड़ रहा, वो ये नहीं कह रहे बार बार आके कि मुझसे खेलो या कुछ, तो उनकी डिमांड्स एक्चुअली कम है। सिर्फ ये कि ख्याल थोड़ा ज्यादा रखना पड़ता है, अफेक्शन आती है, उनके अपना तरीका है अफेक्शन का। तो हर चीज के मतलब फायदा नुकसान है, तो वो यही है कि आपको देखना पड़ेगा। शुरू में जाहिर है शुरू का टाइम थोड़ा सेंसिटिव होता है, आपकी ब्रेन जो है वो जरा फ्लेक्सिबल होती है, तो हम कहते हैं अर्ली इंटरवेंशन जो हम कहते हैं जिसको, कि आप शुरू के टाइम पे ज्यादा ध्यान दें, ज्यादा मेहनत करें, उसके बाद फिर जाहिर है आपको बैलेंस तो करना पड़ेगा। छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद फौरी वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, छोटे से वक्फे के बाद फौरी वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं पेरेंटिंग ऑनलाइन, पाकिस्तान का सबसे पहला और वाहिद पेरेंटिंग का लाइव शो।
अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हमने स्कूल्स के बारे में बात की, हमने कपल्स के बारे में बात की, इंडिविजुअल के बारे में बात की, मेल्ट डाउन ब्रेक डाउन के बारे में बात की। अच्छा, मेल्ट डाउन और ब्रेक डाउन की जब बात आती है तो लाजमी सी बात है, बच्चे जिस तरह से नॉर्मल बच्चे भी, मतलब नॉर्मल के ये भी नॉर्मल ही है टेक्निकली, लेकिन जो सोसाइटल नॉर्मल बच्चे हैं वो भी ब्रेक डाउन करते हैं, वो भी टेंट्रम्स करते हैं पब्लिक प्लेसेस में। ऑटिस्टिक बच्चे भी करते हैं। अब ऑटिस्टिक बच्चे जब ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उनको हम पब्लिक प्लेसेस में किस तरह से केटर करें? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब मुझे भी पता कितने पेरेंट्स को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, मुश्किल है। लेकिन आप ये सोचना छोड़ दें कि लोग क्या सोच रहे हैं। Nice, okay. आपको ये करना पड़ेगा। जब भी मेल्ट डाउन होता है या कुछ होता है, टिपिकल बच्चा हो या एटिपिकल बच्चा हो, कोई वजह होती है। Okay. या तो उसकी बात नहीं मान रहे आप, उसको कोई खिलौना चाहिए आप नहीं दे रहे, कुछ किसी चीज को आपने रिफ्यूज कर दिया है कि नहीं अभी नहीं मिल सकती, आइसक्रीम नहीं खानी, तो कोई ना कोई वजह होती है, जिद होती है जिसकी वजह से वो बच्चा ये कर रहा होता है। तो ये वाले बच्चे भी, इनकी भी कोई ना कोई वजह होती है जब वो करते हैं। अब वो वजह जरूरी नहीं है कि इनको कोई चीज चाहिए, वो वजह ये भी हो सकती है कि आप बाहर गए हैं, पब्लिक में शोर ज्यादा है, वो वजह ये भी हो सकती है कि रोशनी ज्यादा है, लाइटें बहुत ज्यादा है, ओवर स्टिमुलेशन हो रही है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, लोग इतने ज्यादा घूम फिर रहे हैं कि उनका सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा ओवरलोड हो रहा है और वो उससे कोप नहीं कर पा रहे, तो उनको समझ नहीं आ रहा। तो इस वजह से जब इंसान कुछ इरिटेट हुआ हो या कुछ ज्यादा घबराया हुआ हो, तो जाहिर है वो फिर रिएक्ट करेगा। तो ये भी रिएक्ट करेंगे। अब इनके रिएक्शन में और दूसरे बच्चों के रिएक्शन में एक्चुअली फर्क जरूरी नहीं है हो, लेकिन ये इनका समझने की ज्यादा जरूरत है कि इनकी जो वजह है, या तो अगर आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इनको काम डाउन होने में ज्यादा टाइम लग सकता है। अच्छा, ओके। तो उसके लिए बिकॉज इनको हर चीज प्रोसेस करने में, स्पेशली ऑटिज्म में टाइम लगता है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज, बल्कि हर पेरेंट को मैं ये कहूंगी, नॉट जस्ट के ऑटिस्टिक बच्चों के पेरेंट्स को, कि हर पेरेंट को जब कोई बच्चा टैंट्रम या मेल्ट डाउन या शोर या कुछ कर रहा हो, आप बिल्कुल काम रहें। ओके। आपने हाइपर नहीं होना। सबसे मुश्किल काम है। सबसे मुश्किल काम है, और मैं ये गलती बहुत कर चुकी हूँ, तो मैंने सीखा है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि और अभी भी होता है, कभी कभी हमको भी गुस्सा चढ़ जाता है, हम तंग आ जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि लोग देख रहे हैं क्या करें। लेकिन इस चीज के बारे में सोचना छोड़ दें, क्योंकि आप खुद को काम रखें, क्योंकि वो बच्चा आपकी एनर्जी पिक करेगा। जब आप ज्यादा रिएक्ट करेंगे तो वो बच्चा देख रहा है कि ये भी देख रहा है कि अच्छा अगर मैं ये करूंगा तो आगे से ये होता है रिएक्शन। तो वो एक किस्म की रीइंफोर्समेंट हो जाती है कि अच्छा मैं जितनी दफा ही करूंगा वो आगे से होगा। जिस तरह बच्चे ने अगर रो रहा है और हम एकदम से जाके कह रहे हैं अच्छा क्या हुआ है, क्या हुआ है, तो मतलब है कि उसको पता है कि अच्छा जब मैं रोऊंगा तो मुझे टेंशन मिलेगी। तो आपने क्या करना है, आप अगर बिल्कुल इग्नोर करना छोड़ देंगे, इग्नोर करना शुरू कर देंगे रोने पे, तो उस बच्चे को समझ आ जाएगा कि अच्छा रोने से ये अटेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन आप उसको एक दूसरा तरीका दें कि अच्छा ठीक है क्या करना है, क्या वजह है। अगर उसको सपोज के मेल्ट डाउन इस वजह से है कि बहुत ज्यादा शोर है, तो आप बाहर ले जा रहे हैं, हेडफोन्स पहना दें, नॉइज कैंसिलेशन। अक्सर इन बच्चों के साथ हम कोई ना कोई कार्ड या पिक्चर इस तरह की रखते हैं, ताकि उनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको समझ आ जाता है कि अच्छा कम्युनिकेट किस तरह करना है अगर वो बात नहीं कर सकते। अच्छा, या उनको दिखाएं, बहुत सारी तस्वीरें दिखाएं, इस तरह से कम्युनिकेशन होती है। अगर कोई इंसान बोल नहीं सकता है, आपको पता नहीं कि वो कितना समझ रहा है, कितना सुन रहा है, तो आप इशारों से या फिर तस्वीरों से बात करेंगे। तो आप हर चीज की तस्वीर दिखाएं, और उसमें फिर हो सकता है कि वो आपको किसी पॉइंट पे बता सके कि अच्छा शोर ज्यादा हो रहा है, या आप खुद डिफरेंट चीजें ट्राई करके देखें। या फिर मेरे साथ ये भी हो चुका है, और बाहर के मुल्क में हुआ था कि मेरा जो छोटा बेटा है वो उस वक्त 3 साल का था, और उसने किसी चीज, उसको गुस्सा चढ़ा कि उसको आइसक्रीम चाहिए थी, लेकिन उसी वक्त चाहिए थी। अच्छा, ओके। अब मैं उसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इतना बड़ा मॉल, कि हाँ चलो चल के आइसक्रीम लेते हैं, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। तो उसने फिर, अब जब मैं उसको ले जाने की कोशिश करी थी, उसने मुझे काट लिया। अच्छा, अब मुझे समझ आया, दूसरा बेटा भी मेरे साथ, वो बेचारा वो जरा बहुत काम है और डरपोक सा है थोड़ा, तो मैं फिर पीछे होके खड़ी हो गई और जो कर रहा था मैंने करने दिया। अब जो गुजर रहे थे लोग आसपास, वो एकदम से घबरा जाते थे कि अच्छा इसके माँ बाप का है। तो वो जब आते थे तो उनको मैं कह देती थी कि मैं इधर ही हूँ, इसको ऑटिज्म है, मेल्ट डाउन हो रहा है, और वो कहते अच्छा ठीक है चल जाते, हम कुछ कर सकते हैं, कुछ हेल्प कर दें, कुछ कर दें, नहीं थैंक यू, अच्छा ठीक है। एक खातून ने जब देखा कि वो इतना ज्यादा वो कर रहा था, उन्होंने कहा इसको क्या चाहिए, मैंने कहा इसको आइसक्रीम चाहिए,
लेकिन मैं इसको यहाँ छोड़ के तो नहीं जा सकती लेने, और ना मैं इसको इस तरह ले जा सकती हूँ, और दूसरा वाला जो है वो उससे घबरा के उधर भाग रहा है। तो उस बेचारी ने जाके एक, कौन सी आइसक्रीम खाता है, मैंने कहा वेनिला, वो जाके ले आई वेनिला आइसक्रीम और उन्होंने दे दी, क्योंकि उनको समझ आया कि अच्छा इतनी समझ थी कि अच्छा ये चाहिए, ये चीज चाहिए बच्चे को, तो उसको आइसक्रीम दी। और तब तक फिर मैंने पैसे भी नहीं लिए मुझसे उन्होंने। खैर फिर मैंने, अच्छा दूसरी चीज ये, अब जब वो रो रहा है इस तरह से कर रहा है, अगर मैं उस वक्त उसको कोई चीज देती हूँ तो इसका मतलब है कि वो करने से इसको ये चीज मिल जाएगी। ओके, तो ये इस चीज का बहुत ख्याल रखना है। ठीक। तो मैंने वो आइसक्रीम रखी उसके सामने, और मतलब फिर मैंने उसको बताया कि अच्छा क्वाइट, चुप, बैठ जाओ, काउंट, बिकॉज इंतजार करना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है। हाँ, तो आप काउंट ऐसे करेंगे कि अच्छा 5 4 3 2 1 या 1 2 3 4 5 जो भी है, अच्छा ठीक है बैठ गया है, 3 तक काउंट किया है, अच्छा ठीक है ये ले लो। तो ये हुआ, लेकिन ये पूरा एक ड्रामा हो चुका था, जिसके बाद मैंने घर जाके कसम खाई कि मैं इनको बाहर नहीं ले जा रही। लेकिन जाहिर है वो गुजर गया टाइम। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि अभी जिस तरह से अब आपके बच्चे माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं, अब और भी जब बड़े होंगे, या शायद आपने अभी से बता दिया होगा, तो इनको कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा कि देखें आप स्पेशल हैं और आप दूसरों से अलग हैं, लेकिन ये कहना भी एक खतरनाक लफ्ज़ भी हो सकता है, ये हथियार भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये किस तरह से कम्युनिकेट करें हम उन बच्चों को, ताकि वो बच्चे अपने बाउंड्री सेट करें और अपने आप को तब भी फ्रीडम ही एक्सप्रेस कर रहे हों। बिल्कुल, सबसे पहले तो हर छोटे बच्चे को आपको, आई थिंक एज पेरेंट्स, एज माँ बाप, आपको उनको कॉन्स्टेंटली इनकरेज करना चाहिए, प्रेज करना चाहिए, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। हमारे ज़माने में और तरीका था पालने का, हमें तो कभी तारीफ नहीं की हमारे अम्मा अब्बा ने, क्योंकि वो मना थे, तो दूसरे कर दें तो ठीक था। तो ये कि मैं अपने बच्चों को हमेशा से कहती रहती हूँ ना कि अच्छा वेरी गुड, वेल डन, यू नो यू कैन डू एनीथिंग, जबरदस्त, नो हमजा ने ये किया, साइम ने ये किया, तो वो एक कहीं ना कहीं जाता रहता है। तो उसके बाद एक तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, इन बच्चों का भी होता है, वो नजर नहीं आएगा आपको उस तरह से, लेकिन जहन में बात जा रही है। तो वो, और दूसरा ये कि अब उनको सारी चीजें सिखानी पड़ेंगी आपको अलग से। जो टिपिकल बच्चे हैं वो अपनी एनवायरनमेंट से सीख लेते हैं, दूसरों को देख के, इनको सिखानी पड़ती है स्पेशली। तो आपको उनको बताना होगा कि ये कर सकते हो आप, ये कर सकते हो। दूसरे बच्चे अगर जिस तरह, मेरे तो खैर दोनों ऑटिस्टिक हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि एक होता है एक नहीं होता, या ज्यादातर ऐसा ही होता है, बहुत कम होता है कि एक से ज्यादा हो। तो उसमें आप दूसरे बच्चे को भी उतना ही एजुकेट करेंगे जितना आप इस बच्चे को कर रहे हैं, कि डिफरेंसेस होते हैं, सब में होते हैं, लेकिन इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। मेरे में ये डिफरेंसेस हैं, इसमें ये डिफरेंसेस हैं। मुझे ग्रीन पसंद है, इसको ब्लू कलर पसंद है, तो जरूरी नहीं हम सबको एक चीज पसंद हो। मुझे ड्राइंग पसंद है, इसको ड्राइंग नहीं पसंद। तो इस तरह से जब आप डिफरेंसेस को थोड़ा नॉर्मलाइज करेंगे और बताएंगे कि हाँ ऐसे होता है, एंड अगर आप ऐसा फील कर रहे हो तो इट्स ओके, इसमें कोई गलत बात नहीं है, आप बताओ, आप जो फील कर रहे हो आप कम्युनिकेट करो, एंड देन फिर हम बात करते हैं उस पर। कम्युनिकेट बहुत करना जरूरी है। कम्युनिकेट अगर कम्युनिकेट कर सके, अगर नहीं कर सके तभी भी तो जाहिर है अब हर बच्चे को आप जाके सॉरी नहीं बताएंगे कि आपको ऑटिज्म, बिल्कुल ऐसे ही, वो डिपेंड करता है। वो जो हाई फंक्शनिंग बच्चे होते हैं या जो डिफरेंस फील कर रहे होते हैं, जिनका ज्यादा वो होता है, उनको आप बताएं सिचुएशन के हिसाब से, बिल्कुल, और बताना अच्छी बात है, बताना चाहिए, ताकि उनको समझ आए कि ये ना लगे कि अच्छा मुझ में कुछ गलती है, मुझ में कुछ खराबी है, बाकी सब तो ऐसे हैं, मैं क्यों ऐसा हूँ। तो पेरेंट्स को कम्युनिकेट करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी जाते जाते जरा बताते जाइएगा, इस वक्त जो है वो सोशल मीडिया का दौर है, 2026 चल रहा है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड बहुत है। अब हर बच्चा टेक्निकली अगर आप देखें तो फिर वो ऑटिज्म का कहीं ना कहीं स्पेक्ट्रम में शिकार होगा। अगर पेरेंट्स अपना फोन सिर्फ उठा लें और ये कुछ भी लिख देंगे तो उस बच्चे को ऑटिज्म होगा या ADHD होगा, कुछ ना कुछ उसको जरूर होगा। अब ये है कि लाजमी सी बात है, हम एज पेरेंट्स फिक्रमंद भी होते हैं, लेकिन हम लोग अनफॉर्चुनेटली एक चीज करते हैं जो मैंने पाकिस्तान के अंदर देखा है कि हम लोग जो है वो डॉक्टर्स के पास कभी नहीं जाते हैं अनटिल एंड अनलेस बिल्कुल एंड तक की कोई बीमारी होगी, फिर हमें याद आएगा वो डॉक्टर है। तो हम या तो चैट GPT कर लेंगे, या तो जेमिनी कर लेंगे, या तो अड़ोस पड़ोस से बात कर लेंगे और किसी न किसी तरीके से करेंगे। तो आप क्या बोलेंगे ऐसे पेरेंट्स को कि प्लीज खुदा के वास्ते ये चैट GPT जेमिनी से थोड़ा सा हट जाएं? अगर आपको ऐसा फील हो रहा है या वो साइंस दिख रहे हैं तो आप प्रोफेशनल हेल्प लें। बिल्कुल, अगर आपको साइंस दिख रहा है, पहली चीज तो ये, अगर आप साइंस नोटिस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स हैं वो इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं नहीं, अच्छा अगर टीचर बोले भी कि भाई ये कंसर्न्स हैं हमारी, आप जाके किसी को दिखाएं, तो वो नहीं दिखाएंगे इस डर से कि फिर वो बच्चे को कह देंगे कि उसको ये है, उसको ऑटिज्म है।
मेरे पास इतने बच्चे आए हैं थोड़ी बड़ी एज के, टीन्स में, जिनको डायग्नोस हुआ हुआ है ADHD, वो मेरे पास आए हैं और मैं डायग्नोसिस नहीं करती, लेकिन मैंने पेरेंट्स को बोला इसको ADHD नहीं है। अच्छा। तो ऐसा भी होता है। तो उसमें यह है कि मैं करती हूँ डेवलपमेंटल असेसमेंट। उसमें होता है कि आप बच्चे का बिहेवियर देख रहे हैं, किन किन चीज़ों में आपको लग रहा है कि उसको चैलेंजेस आ रहे हैं। ओके। अगर आपको नजर आ रहे हैं वो चैलेंजेस, प्लीज जरूर जाएं डॉक्टर के पास, नहीं यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट करते हैं असेसमेंट्स, उनके पास चले जाएं। मैं डेवलपमेंटल असेसमेंट करती हूँ, उसमें कोई डायग्नोसिस नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि अच्छा इस डेवलपमेंटल डोमेन में ये बच्चा इतना कमजोर है या कितनी सपोर्ट चाहिए, तो आप उसको उस लिहाज से वो सपोर्ट देंगे। उसमें आपको डायग्नोसिस हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर के ममालिक में इसलिए जरूरी होता है डायग्नोसिस, क्योंकि फिर आपको गवर्नमेंट जो है, स्टेट, वो आपको फ्री थेरेपी, फ्री स्कूल, फ्री चीजें देती है। यहाँ पे हमने खुद ही पैसे देने होते हैं हर थेरेपी के। तो डायग्नोसिस आप ना भी लें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस बच्चे को जिस चीज की जरूरत है वो जरूर कराएं। और इसमें मैं ये कहूंगी, मैं एक्चुअली उल्टा बोलूंगी कि अगर कोई पेरेंट ज्यादा ओवर कॉशियस हो रहा है तो अच्छी बात है, ChatGPT और जेमिनी से ना पूछें, किसी प्रोफेशनल से पूछें जरूर। मतलब किसी, जिस तरह मैं भी यही करती हूँ, स्पेशल एजुकेशन एंड स्पेशल नीड्स, या साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, या पीडियाट्रिशियन के पास चले जाएं, या टीचर्स से पूछ लें। टीचर्स को अक्सर अंदाजा होता है कि ये चीज़, ये मेरी कंसर्न्स है। तो वो कंसर्न्स के लिए अगर आपको कोई अर्ली इंटरवेंशन वाली चीज कह भी रहे हैं, या अगर कह रहे हैं कि अच्छा कम बोलता है तो स्पीच थेरेपी करा लें, और उस बच्चे को कोई ऐसा डायग्नोसिस नहीं है, तो वो स्पीच थेरेपी भी हेल्प ही करेगी। बिल्कुल, हाँ। उसमें कोई नुकसान नहीं, किसी ना किसी तरीके से डेवलपमेंट तो करेगी। बिल्कुल। तो 1-to-1 जब आप इंटरवेंशन कर रहे हैं, बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ फायदा है हर बच्चे का। अगर हर बच्चे को अलग अलग कर सकते, टीचर दे सकते तो दे देते जरूर, लेकिन इस वजह से सो ओवर कॉशियस पेरेंट्स को मैं कहूंगी कोई बुरी बात नहीं है, बस ये कि फोन छोड़ के एक्चुअल प्रोफेशनल्स के पास जाएं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस बहुत होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको किताबों में नहीं मिलेंगी, लेकिन वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस की वजह से, जाहिर है डॉक्टर्स के पास हम इसलिए जाते हैं तो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं कि इनको समझ आ जाएगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी ज़रा बताते जाइएगा जाते जाते कि जो ऑटिस्टिक किड्स होते हैं उन लोगों को अनफॉर्चुनेटली, हम जिस तरह से आपने कहा था, हम जो है वो फ़ोन बहुत यूज़ कर रहे हैं। अब जो फ़ोन्स हैं वो हम अपने बच्चों को भी दे देते हैं। अब वर्चुअल ऑटिज्म भी बहुत बढ़ रहा है, तो आपको लगता है ऑटिस्टिक किड्स और जो है वो बीमारी का शिकार हो सकती है, और न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट उनकी डिले हो सकती है क्योंकि उनको फ़ोन भगा दिए गए हैं? देखिए, फ़ोन के नुकसान बहुत ज़्यादा हैं, हर बच्चे के लिए, हर इंसान के लिए। मैं पेरेंट्स को ये एग्जांपल देती हूँ कि जब हम बड़े हो रहे थे तो हम, मतलब कभी वो उसमें लाइट चली गई थी तो हम वो बना रहे होते थे जानवर डिफरेंट और कुछ नहीं था तो कोई ना कोई गेम बना के खेल रहे होते थे अपना। मैंने और मेरे भाई ने एक दफा ऊपर वो जो कैबिनेट्स होती थी उसके अंदर हमने अपने सोफे कुशन डाल के, सब डाल के, हमने उसको ट्री हाउस कहते थे। तो ये सारी चीजें हम सोचते थे, तो हमारी जो दिमागी जो सलाहियत थी वो ज्यादा बेहतर थी क्योंकि हम इस्तेमाल करते थे। फोन से ये हो रहा है कि चाहे वो टिपिकल बच्चा हो या ऑटिस्टिक बच्चा हो, आप उसको वो मौका नहीं दे रहे कि वो अपना दिमाग यूज करे। बोर्डम भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज बोर्डम से ही इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी निकलेगी। अदरवाइज अगर सब कुछ आपने दे दिया है जो हम आजकल कर रहे हैं बच्चे को, तो उनको तो सोचने की जरूरत नहीं है। अभी आप बच्चे से कोई बात करें, किसी मतलब बड़े बच्चे से भी, कि अच्छा ये कर दो, तो नहीं मैंने कर लिया, मुझे नहीं मिल रहा, नहीं मैं बोर हो रहा हूँ, हम तो कह ही नहीं सकते थे बोर हो रहे हो। मुझे याद है एक दफा मैंने अपनी अम्मा को कहा था, मेरे भाई ने, हम बोर हो रहे हो, उन्होंने कहा तो मैं क्या करूँ इसका क्या मतलब होता है, मैं बोर हो रहे हो तो मतलब तुम्हारा मसला है, हमारा मसला नहीं है। तो हम कभी खेल रहे हैं, कभी मैं पिट रही हूँ, कभी मैं वो मेरी गुड़िया सा ही तोड़ देता था मेरा भाई के, नहीं इससे खेलो गाड़ियों से। तो ये सारा कुछ हम करते थे। कभी मैं उसके दोस्तों के साथ गली में क्रिकेट खेल रही होती थी, या हम बर्फ पानी और ये सब खेल रहे होते थे। इसमें ये कि क्योंकि हम फिजिकल एक्टिविटी इतनी होती थी, तो फिजिकल मूवमेंट जो है उससे ब्रेन डेवलपमेंट बहुत होती है। इसलिए हम कहते हैं कि अब नहीं होती, क्योंकि अब हम हिलते ही नहीं हैं, एक जगह बैठे हैं और उसमें ये कर रहे हैं कि हम आइसोलेट कर रहे हैं बच्चे को। तो क्योंकि फोन और टैबलेट वो ऐसी चीज है कि इसमें आपको एक और इंसान की जरूरत नहीं है, तो आपकी सोशल स्किल्स भी अफेक्ट हो रही हैं, आपकी कॉग्निटिव दिमागी सलाहियत भी अफेक्ट हो रही है कि आप यूज नहीं कर रहे, आप सोच भी नहीं रहे किसी चीज के बारे में, हर चीज का जवाब सामने है। तो उसके अलावा आप सोचनी है कि अच्छा ये नहीं हुआ तो और क्या हो सकता है, तो फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और जो मैथ्स और ये सारी चीज हम कहते थे कि अच्छा एक चीज को कितने तरीकों से कर सकते हैं,
ये सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं। सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं। डॉक्टर साहब, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ होता है वक्त, वो आपने हमें दिया, मुल्क को कौम को दे रही हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चों को दे रही हैं। तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you. नाज़रीन, छोटे से वक्फे के बाद फौरी वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वाहिद पेरेंटिंग का लाइव शो। नाज़रीन, आज 29वां रोज़ा है और हो सकता है कि आज हमारा आखिरी एपिसोड हो, लेकिन आखिरी एपिसोड इस सीज़न का। नाज़रीन, हमने आज और 29 दिनों के अंदर बहुत बातें की, बहुत चीज़ें सुनी, बहुत चीज़ें समझी, बहुत चीज़ें सीखी। हमने बातें की सोसाइटी पर, हमने बातें की कम्युनिटी पर, हमने बातें की सोशल मीडिया पर, हमने बातें की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, हमने बातें की ऑटिज़म पर, हमने बातें की मेडिकल डोमेन्स पर, हमने बातें की पेरेंट्स, बच्चों की तरबियत, पेरेंट्स की तरबियत, टीचर्स की तरबियत, पौधों की अहमियत, पौधों की इज़्ज़त, ज़बान की अहमियत, ज़बान की इज़्ज़त, कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है, वेपिंग क्यों रोकना चाहिए है, इस पे बहुत हमने जोर दिया था, और स्कूल्स के बारे में बातें की, होम स्कूलिंग के बारे में बातें की, और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि करना ज़रूरी है। तो ये शो इस वक्त तो ख़त्म नहीं होने वाला, ये तो मैं आपको बता दूं। लेकिन नाज़रीन, कुछ बातें हैं कि ये शो मुमकिन नहीं होता अगर बासित साहब, आसिफ भाई, अब्दुल वहाब भाई, MCR में जो बैठे हुए बेहतरीन लोग हैं, वो अपना काम बखूबी से नहीं कर रहे होते। अगर भट्ट साहब, जुनेद भाई, अगर फरहान भाई, सॉरी फरहान भाई, मैंने फरहान भाई बोला था, इन्होंने जो है वो जुनेद भाई बोला था, उमर साहब ने, तो इन्होंने अगर जो है वो बेहतरीन तरीके से फ्रेमिंग नहीं की होती, ये शो मुमकिन नहीं होता अगर चांडियो साहब हमें ये बेहतरीन सा प्लेटफॉर्म फराहम नहीं करते। ये शो मुकम्मल नहीं होता कि अगर मोहम्मद माजुल्लाह हक्कानी साहब, मोहम्मद अरीब अंसारी साहब, सैयद मोहसिन अली शाह साहब अपना सपोर्ट नहीं देते। ये शो मुमकिन नहीं होता कि अगर मेरा भाई, छोटा भाई, जो मेरे हर कदम पे हमेशा साथ होता है दिन रात, मोहम्मद उमर खान साहब, वो हमारे साथ नहीं होते। ये शो मुमकिन नहीं होता कि अगर मेरी वाइफ हाया हसन अंसारी साहिबा, अगर वो जब मैं डीमोटिवेट होता हूँ तो वो मुझे मोटिवेट करती हैं, वो मुझे मोटिवेट नहीं करती, या वार्डरोब से लेकर शो डिज़ाइनिंग तक या कंटेंट प्लानिंग तक अगर मुझे सपोर्ट नहीं करती, तो ये शो नहीं होता। अच्छा, ये शो के कमेंट्स का फीडबैक, के रेटिंग्स, के TRPs, के बेताशा मैसेजेस आप लोगों ने जो भेजे हैं, ये बात यकीन दिलाती है कि ये शो सिर्फ एक शो नहीं है। ये शो मैंने एक शो की वजह से, कॉन्सेप्ट जो था वो डिज़ाइन किया ही नहीं था, ये एक मिशन था। अब ये मिशन क्या था? ये मिशन ये था कि मैं चाहता था कि मैं अपने बेटे असफद अंसारी के लिए एक बहुत बेहतरीन सा एनवायरनमेंट बताऊं, बहुत बेहतरीन सा सोसाइटी बनाऊं, बहुत बेहतरीन सी कम्युनिटी बनाऊं। वो कैसे बनेगी? वो बनेगी ऐसे कि जब हम लोग, यानी कि मैं और ऑडियंस, हम लोग साथ मिल के ग्रो होंगे, हम लोग साथ मिल के समझेंगे, हम लोग साथ मिल के एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इसकी बेहद ज़रूरत है। एज अ नेशन अगर हम ग्रो करेंगे तो ही हम कामयाब होंगे, लेकिन एज अ नेशन अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं जी हम इस मुल्क में क्या रखा है, या फिर हम आगे नहीं जा रहे, हम पीछे जा रहे हैं, तो हम कभी ग्रो नहीं होने वाले। मैंने अमेरिका छोड़ा है, सिर्फ पाकिस्तान में इस वक्त रह रहा हूँ। आई हैव ऑप्शंस कि मैं पूरी दुनिया में रह सकता हूँ, लेकिन वही वाली बात है कि पाकिस्तान में मोहब्बत, पाकिस्तान में लगाव बहुत ज़्यादा है और इम्पैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। तो ये सफ़र तो चलता रहेगा, रमज़ान के बाद भी चलता रहेगा, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका बच्चा किसी भी किस्म का मेडिकल आपको फील हो रहा है तो आप उसको लाजमी उस स्पेशलिस्ट को दिखाएं। पीडियाट्रिशियन से अगर नहीं संभल रहा तो उसको स्पेशलिस्ट से दिखाएं, ENT को दिखाएं, गैस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखाएं, ऑप्थोमोलॉजिस्ट को दिखाएं। अगर एक बच्चा आपको लग रहा है कि वो स्पेशल है तो प्रॉपर फौरी हेल्प लें। अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको ये फील हो रहा है कि एज कपल्स आप लोग कंपैटिबिलिटी उस हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं तो प्रॉपर प्रोफेशनल थेरेपी लें, प्रॉपर प्रोफेशनल काउंसलिंग लें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा जो है वो उस हिसाब से नहीं खेल रहा, उस हिसाब से सोसाइटी या सोशलाइज नहीं कर रहा, तो उसकी थेरेपीज करें। अब नाजरीन, चैट GPT से थोड़ा सा बाहर आ जाएं, जेमिनी से थोड़ा सा बाहर आ जाएं। अगर आपने कोई भी छोटी छोटी चीज़ें देखनी है तो वो आप देखें। और एक बहुत अहम बात है जो मेरे दिल के है करीब, वो है कि वेपिंग छोड़ दें। वेपिंग ने तबाह बर्बाद कर दिया हमारी नस्ल को, हमारे छोटे भाई को भी तबाह बर्बाद कर दिया है। वेपिंग की वजह से जो आइंदा आने वाली नस्ल है वो क्या नस्ल होगी आप ये सोच नहीं सकते, क्योंकि इस वक्त
मामलात इस वक्त इतने गमगीन हैं, इतने ख़तरनाक हैं, तो आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा ये आप सच में नहीं सोच सकते। आपको टेस्ट ऐसे ऐसे कराने पड़ेंगे कि आप सोच नहीं सकते, और ऐसे ऐसे मामलात होंगे जो आप सोच नहीं सकते। डॉक्टर इमरान अली शाह साहब जो एओ क्लिनिक वाले हैं, उन्होंने भी हमें ये बताया था। और ये आप दिख रहा भी होगा, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट जो डिलेज चल रहे हैं, ऑटिज्म, ऑटिस्टिक, ADHD, डाउन सिंड्रोम, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस वक्त आ रही हैं। और ये कहीं ना कहीं इसकी वजूहत यही है कि ज़्यादातर सिगरेट पी रहे हैं, ज़्यादातर वेपिंग कर रहे होते हैं। और माहौल को अच्छे तरीके से केटर करने की कोशिश करें, अपनी ज़बान को फोकियत दें, इंग्लिश को फोकियत ना दें। अगर इंग्लिश हो रही है तो एक स्कूल की हद तक हो, अगर इंग्लिश बोल रहे हैं तो सही इंग्लिश बोलें भाई, ख़राब इंग्लिश नहीं बोलें। हम अमेरिका छोड़ के आ गए, हम ये सोच रहे होते हैं कि यार इसको ज़्यादा शायद इंग्लिश आ रही है। उर्दू की ज़बान लफासियत, इज़्ज़त, तहज़ीब, अदब, आदाब, कता कलामी की मादत चाहता हूँ, इस टाइप की चीज़ें होनी चाहिए, वरना जो है वो फजूल हम अपने नेशन को बिल्कुल डाउनग्रेड करेंगे। पौधा लगाने की कोशिश करें। तो नाज़रीन, ये थोड़ा सा छोटा सा मैसेज था। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि CPLC ज़ैनब अलर्ट की जानिब से हमारे साथ जो ताउन हुआ है उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है एक नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन के अंदर ये आ रहा है कि हम अपने बच्चों को अल्लाह, बाबा, डेडा, इसके फौरी बाद चौथी कोई चीज़ अगर याद करवानी है तो अपना आसान नंबर है। अभी आपके सामने जो बच्चे हैं वो गुम हो गए हैं, मिसिंग बच्चे हैं, इनको किसी न किसी तरीके से हमने घर पहुँचाना है। हम एज ए सोसाइटी ये मेहनत कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं कि हम ना सिर्फ अपने बच्चों को याद करवाएं अपना नंबर, बल्कि फेसबुक पर जाएँ ज़ैनब अलर्ट्स पे और लाजमी एवरी सिंगल डे चेक इन करें कि शायद अपनी गली में, शायद अपने दोस्त की गली में, शायद रिश्तेदार की गली में, शायद किसी जानने वाले की गली के अंदर ये बच्चा मौजूद हो, शनाख्त हो जाए, या फिर ये शायद बच्चा हमारा भी गुमा हुआ हो। तो अल्लाह ना करे कभी ऐसा कोई वक्त आए, अल्लाह ना करे। लेकिन वही वाली बात है कि हम एज ए सोसाइटी अगर हम अपने आप को केटर करेंगे, अपने आप को और अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को, अपने इर्द गिर्द को अगर हम सिक्योर करेंगे, सेफ करेंगे, तभी हम लोग एक कामयाब पाकिस्तान बन पाएंगे। नाज़रीन, रमज़ान के बाद इंशाल्लाह इसी प्लेटफॉर्म पे हाजिर होंगे, हफ्ते में 2 दफ़ा। क्या टाइमिंग होगी ये नहीं पता होगा, लेकिन इंशाल्लाह हम हाजिर ज़रूर होंगे। आपको मेट्रो 1 देखना पड़ेगा बार बार, और पेरेंटिंग मैटर्स के सोशल मीडिया देखना पड़ेगा। इसी के साथ हसन अंसारी इस सीज़न के लिए साइनिंग ऑफ।